बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम को। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम बेसिकली आपकी स्कैपुला और ह्यूमरस की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को कहते हैं। जब भी कोई इंसान अपना बाजू एबडक्शन में लेके जाता है तो देखो उसकी ह्यूमरस तो मूव करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसका स्कैपुला भी मूव करेगा और इस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को हम नाम देते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम का। अब हम देखते हैं कि क्या स्टार्ट से ही स्कैपुला की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आपके ह्यूमरस की मूवमेंट के अलोंग, या फिर लेटर ऑन स्कैपुला मूव करता है। अब ये देखो मैंने ड्राइंग्स बनाई हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। इग्नोर माय ड्राइंग स्किल्स, बेसिक पर्पस ये है कि आपको समझ आ जाए। तो ये अगर हम रेस्टिंग कंडीशन इसको सपोज करते हैं फर्स्ट ड्राइंग को, तो यहाँ पर ये आपकी मिड लाइन गुजर रही है, ये आपका स्कैपुला पड़ा हुआ है, एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी ह्यूमरस है, बाजू बिल्कुल अभी नीचे है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अब मोशन स्टार्ट होने लगे। इस फेज को आपको कहोगे सेटिंग फेज, आपकी बुक में भी वो इसी नाम से बुला रहे हैं, सेटिंग फेज। एबडक्शन अब स्टार्ट हुई है और यहाँ पर सिर्फ 30 डिग्री अभी एबडक्शन हुई है। तो देखो क्या स्कैपुला में कोई ज़्यादा फर्क पड़ रहा है? नहीं, स्कैपुला अपनी उसी पोजीशन में ही, ऑलमोस्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में ही पड़ी है, सिर्फ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मूव किया है। तो इट मीन्स 30 डिग्री तक आपका सिर्फ मोशन प्रोड्यूस होता है एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। 30 डिग्री के बाद क्या होगा? अब 30 डिग्री के बाद जितना भी उसका बाजू ऊपर जाएगा ना एबडक्शन स्टेट में, तो उसके साथ में स्कैपुला की भी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर देखो स्कैपुला बिल्कुल मिनिमम सा मूव किया था, लेकिन यहाँ मिड रेंज में देखो स्कैपुला की कितनी ज़्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस हुई है अलोंग विद द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट। और इसी तरह एंड स्टेज पर देखो, तो एंड स्टेज पर आपको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की भी मूवमेंट मिल रही है और स्कैपुला की भी मूवमेंट मिलेगी, यानी कि 30 डिग्री क्रॉस करने के बाद आपको स्कैपुला और ग्लिनोह्यूमरल दोनों की मूवमेंट मिलती है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी देखनी है कि जब हमने मिड रेंज और एंड रेंज में एबडक्शन करवाई तो स्कैपुला में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। यहाँ पर भी स्कैपुला जितनी मूव हुई है यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उतनी ही मूव करी है। इट मीन्स कि एंड रेंज पर आकर दोबारा से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट डोमिनेट कर जाता है। ज़्यादा मूवमेंट किस पर आ रही है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे। स्टार्टिंग में भी ज़्यादा मूवमेंट आती थी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर, फिर मिड पोजीशन आई जहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों की मूवमेंट हो रही थी, स्कैपुला भी मूव कर रहा था, ग्लिनोह्यूमरल भी मूव कर रहा था, बट एंड रेंज पर आके दोबारा से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट डोमिनेट कर गया। सो दैट्स ऑल फॉर स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। ओके, अगर कोई इसमें कंफ्यूज हो गया तो मैं एक दफ़ा इसको रिकैप कर देती हूँ, ये अच्छे से समझ लो। स्कैपुलोह्यूमरल रिदम क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला अलोंग विद ह्यूमरस, जो कि आपको शोल्डर की मूवमेंट में मिलती है। और इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी शोल्डर पे पूरी रेंज ऑफ मोशन अचीव हो जाती है। लेट सपोज ये आपकी रेस्टिंग कंडीशन है, स्कैपुला रेस्टिंग में है, ह्यूमरस रेस्टिंग में है, फिर उस बंदे ने अपनी बाजू को एबडक्शन में लेके जाना स्टार्ट किया। अभी सेटिंग फेज स्टार्ट हुआ। सेटिंग फेज में वो 30 डिग्री तक जब लेकर गया तो सिर्फ मोशन कहाँ पर आया, मूवमेंट कहाँ पर आई है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर। स्कैपुला को कुछ नहीं हुआ। देन 30 से वो ऊपर ले गया 110 तक। अब 30 से जैसे ही वो ऊपर जाएगा ना, उसकी स्कैपुला मूव करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर वो अपनी एंड रेंज में चला गया 180 डिग्री में। यहाँ पर भी स्कैपुला मूव तो हुई है, बट ज़्यादा मूवमेंट किस में आई है? आपकी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ओवरऑल अगर हम पैटर्न देखते हैं तो वो 2:1 का फॉलो हो रहा होता है, यानी कि 2 डिग्री आपकी मूवमेंट आ रही है एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, 1 डिग्री मूवमेंट आ रही है एट द स्कैपुला पे। दैट्स ऑल फॉर स्कैपुलोह्यूमरल रिदम, और इसमें से आपको यही बात पता होनी चाहिए।